गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 LLB सेकेंड ईयर के विषय पर चर्चा करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर एंड सेक्शन 10 कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिएनेशन। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 मौखिक अंतरण तथा धारा 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करें। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर। A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. Section 9 deals with transfer that may be made without writing, in which a writing is not expressly required. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 मौखिक अंतरण के विषय में बताती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लिखित होंगे। धारा 9 ऐसे किसी दशा के बारे में कहती है जहां लिखित अंतरण आवश्यक नहीं है, अर्थात कुछ दशाओं में संपत्ति का अंतरण मौखिक रूप से किया जा सकेगा, जब तक कि विशेष रूप से लिखित में किया जाना विधि द्वारा आवश्यक न हो। जहां हम संपत्ति का अंतरण मौखिक रूप से कर सकते हैं या जहां लिखित में किया जाना आवश्यक है, वो परिस्थितियां हो सकती हैं। Where writing is necessary in following situations, कि जहां केवल लिखित में ही अंतरण किया जाना संभव है। सेक्शन 54 सेल वैल्यू ऑफ ₹100 और अपवार्ड्स। स्थावर संपत्ति कोई भी अचल संपत्ति का विक्रय जिसका मूल्य ₹100 या उससे अधिक हो। धारा 54 विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम में से हम पढ़े। इसी तरह सेक्शन 59 धारा 59 सिंपल मॉर्गेज irrespective of the document secured, जहां पे बंधक जहां प्रतिभूति राशि कुछ भी हो, लेकिन ऐसे सभी प्रकार के बंधक जिनकी प्रतिभूति राशि ₹100 या उससे अधिक हो, लिखित में अंतरित किए जाएंगे। सिंपल मॉर्गेज भी लिखित में होगा।
other mortgage securing rupees 100 or upwards. Section 107 107 Lease of immovable property. Section 118 Exchange. Section 123 Gift of immovable property. Section 130 Transfer of actionable claim. धारा 9 के अनुसार मौखिक अंतरण अचल संपत्ति। धारा 107 में पटा इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के पटे के बारे में बताया गया, जहां अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षीय ईयर टू ईयर या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि का वार्षिक किराया आरक्षित करने वाला पटा है, वह लिखित में पटा विलेख तैयार किया जाए। इसी तरह एक्सचेंज विनिमय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 118 विनिमय जहां संपत्ति की कीमत 100 रुपए या अधिक हो। सेक्शन 123 धारा 123 संपत्ति का दान इमूवेबल संपत्ति का दान भी लिखित में होगा। इसी तरह धारा 130 अन्योज्य दावे अन्योज्य दावों का अंतरण भी लिखित में किया जाएगा। इस प्रकार सेक्शन 9 में जहां संपत्ति के अंतरण को लिखित में होना आवश्यक है, इसके बारे में जाना, अर्थात इन सब अंतरणों को छोड़कर शेष सभी अंतरण को मौखिक रूप से किया जा सकता है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज अंतराभिवाची वाद में हमने पढ़ा कि जहां संपत्ति 100 रुपया अधिक मूल्य की है, वहां अंतरण लिखित आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 रुपए से कम कीमत वाली अचल संपत्ति या चल संपत्ति का विक्रय विनिमय, या 100 रुपए से कम प्रतिभूति के रूप में जमा किए बंधक, 1 वर्ष से कम पट्टे, चल संपत्ति का दान, इन सब का अंतरण लिखित किया जा सकता है। लेकिन जहां संपत्ति का मूल्य 100 रुपया उससे अधिक है, वहां उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन हमेशा लिखित दस्तावेज का होगा, अर्थात 100 रुपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तु का लिखित दस्तावेज या लिखित अंतरण आवश्यक है। A.C. लक्ष्मीपति वर्सेस A.M. चक्रपाणी रेडियर AIR 2001 मद्रास 135। इस केस में कहा गया कि इवन यदि पारिवारिक समझौता फैमिली सेटलमेंट भी है और उन व्यवस्थाओं को भविष्य के लिए आरक्षित किया गया है,
तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अर्थात इनको भी मीन्स फैमिली सेटलमेंट्स का भी लिखित दस्तावेज या लिखित अंतरण, लिखित रूप आवश्यक है। इसलिए सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया उससे अधिक का है तो उसका लिखित में होना संपत्ति अंतरण अधिनियम के लिए आवश्यक है। अर्थात सेक्शन 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जो लिखित में आवश्यक है उनके अलावा शेष का मौखिक अंतरण किया जाना संभव है। सेक्शन 10 कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिएनेशन। Where property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferring or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void, except in the case of a lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him, provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein. धारा 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त के बारे में बताती है। धारा 10 के अनुसार जहां संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है जो अंतरिती को या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनीत करने से आत्यंतिकता अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा में जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो। परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध न हो, क्या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें के अपने फायदाप्रद हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति नहीं होगी। मोटे रूप से धारा 10 हमें ऐसी शर्तों के बारे में बताती है जो अंतरण को रोकती है। अर्थात धारा 10 के अनुसार कोई भी ऐसा अंतरण जिसमें अंतरण ग्रहीता को या उसके वैध प्रतिनिधि को कोई भी संपत्ति जो उसे भविष्य में मिलने वाली हो
भविष्य में अंतरण करने से रोकने की जहां पे शर्त होगी, वहां ऐसी शर्त शून्य समझी जाएगी और अंतरण वैध होगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने धारा 8 में पढ़ा कि संपत्ति का अंतरण उसके लीगल इंसिडेंट्स वैध प्रसंगतियों के सहित होता है, अर्थात ऐसी कोई भी शर्त जो संपत्ति के साथ संपत्ति के अंतरण का अधिकार या उसको प्रतिबंधित करती है, उस शर्त को शून्य बनाती है। संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार सबको है। उसको अवरोध करने वाली शर्त अंतरणकर्ता द्वारा अगर लगाई जाती है तो उस शर्त को शून्य मान लिया जाएगा और अंतरण इस प्रकार होगा जैसे कि कोई शर्त लगी ही ना हो। जैसे यदि ए व्यक्ति बी को कोई संपत्ति अंतरित करता है, शर्त सहित कि बी अपने लाइफ टाइम में कभी भी उस संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता, तो यहां पर यह शर्त कि वह अपने लाइफ टाइम में इस संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता शून्य समझी जाएगी और ए को बी को किया गया अंतरण वैध माना जाएगा। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम सामान्यतः शर्त युक्त अंतरण को मान्यता देता है, लेकिन शर्तें प्रावधानों के अनुसार या उनके अनुकूल हो। आगे के लेक्चर्स में हम शर्तें या कंडीशंस किस तरह की हो सकती है उन्हें जानेंगे। यहां हम धारा 10 में ऐसी शर्तें जो अंतरण को रोकती हैं, अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। ऐसी शर्तें शून्य होंगी और अंतरण वैध होगा। कंडीशनल ट्रांसफर कंडीशन सशर्त अंतरण। धारा 10 में हमने देखा कि शर्तों से युक्त संपत्ति अंतरण को शर्तयुक्त अंतरण कहा गया है। शर्तयुक्त अंतरण किया जा सकता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। यहां हम देखेंगे कि शर्तयुक्त अंतरण निम्न 3 परिस्थितियों में या निम्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट, कंडीशन एंड ट्रांसफर बोथ आर वैलिड, जहां शर्त और अंतरण दोनों ही वैध हो। यदि संपत्ति अंतरण के साथ यदि कोई ऐसी शर्त है जो कंडीशन भी वैध है और अंतरण भी वैध है, तो ऐसी शर्त सहित अंतरण वैध होगा। Second condition, if condition is void and transfer is valid. For example, section 10, 11 and 12.
जहां शर्त शून्य है तथा अंतरण वैध है। यदि किसी संपत्ति अंतरण के साथ कोई ऐसी पश्चातवर्ती शर्त आरोपित कर दी जाती जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत शून्य है, उस स्थिति में शर्त को शून्य माना जाएगा। परंतु ऐसी शर्त अंतरण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, अंतरण वैध होगा। जैसा हम सेक्शन 10 में पढ़ रहे हैं, अन्य संक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्तें। धारा 10 में हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि ऐसी शर्तें जो अंतरण को रोकती हैं या अवरोध करती हैं, ऐसी शर्तें ही शून्य समझी जाएंगी, जबकि अंतरण वैध हो। थर्ड कंडीशन, where condition and transfer both are void, सेक्शन 25 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जहां शर्त और अंतरण दोनों ही शून्य हो। जहां किसी संपत्ति अंतरण के साथ ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट पूर्ववर्ती शर्त आरोपित कर दी गई या लगा दी गई, जहां संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत वह शून्य है, वहां ऐसी शर्त अंतरण को भी शून्य बना देती है, जिन्हें हम धारा 25 में आगे पढ़ेंगे। ऐसी शर्तें जिनकी पूर्ति संपत्ति के अंतरण से पहले करनी पड़ती है, अर्थात संपत्ति का अंतरण तभी होगा जब संलग्न शर्तों की पूर्ति कर दी जाए। ऐसी शर्तें अगर वाइड हैं या अवैध हैं, शून्य हैं, जिन पर अंतरण निर्भर करता है, वहां ऐसा अंतरण भी शून्य ही समझा जाएगा, अर्थात संपूर्ण अंतरण शून्य हो जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10, धारा 10 के आवश्यक तत्व। धारा 10 में क्या संपत्ति अंतरण पर यदि कोई ऐसी शर्त है जो अंतरिति को अंतरण से पूर्ण रूप से रोकती है, तो ऐसी शर्त शून्य है और अंतरण वैध है। इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व हो सकते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर, संपत्ति का अंतरण होना आवश्यक है। धारा 10 को लागू करने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का अंतरण हो, चाहे वो सीमित समय के लिए हो या असीमित समय के लिए, पर अंतरण होना आवश्यक है। अंतरण का रूप कुछ भी हो सकता है, सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, बंधक, पट्टा, विक्रय, दान, परंतु अंतरण ट्रांसफर होना आवश्यक है। यदि कोई व्यवहार अंतरण नहीं है, तो सेक्शन 10 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। हरिराम वर्सेस राम आसरे, AIR 2006, इलाहाबाद 33
1। इस केस में समझौते या भागीदारी के बंटवारे में पक्षकारों पर संपत्ति के अंतरण पर रोक लगा दी गई। क्योंकि समझौते या संपत्तियों का परस्पर बंटवारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात धारा 10 के लिए या धारा 10 के प्रावधान लागू होने के लिए संपत्ति का अंतरण आवश्यक है। पारिवारिक समझौते या संपत्ति का कोई सेटलमेंट अंतरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। सेकंड कंडीशन, कंडीशन रेस्ट्रेन ऑन ट्रांसफर। अंतरण पर लगाई गई शर्त अंतरण को रोकती हो। धारा 10 के अनुसार अंतरण पर अगर कोई शर्त लगाई गई हो जो उस अंतरण को रोक रही हो तो वह वॉइड होगी, शून्य होगी और संपत्ति का अंतरण वैध होगा। अवरोध से तात्पर्य यहाँ पे ऐसी शर्त जिसके द्वारा अंतरण प्रभावित हो रहा हो। कन्नामल वर्सेस राजेश्वरी AIR 2004 NOC 8 मद्रास के बाद में ट्रांसफरर ने अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति के हक विलेख दस्तावेज अपनी पुत्री के हस्बैंड को यह कहकर दिए कि संपत्ति में मेरे सभी अधिकार समाप्त हैं, परंतु साथ ही दस्तावेजों के अंतरण पर एक शर्त लगा दी कि वह भविष्य में उसका अंतरण नहीं कर पाएगा। न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यह शर्त शून्य होगी तथा उस संपत्ति पर भविष्य में अंतरित न करने की शर्त लगाया जाना उस अंतरण को या उस शर्त को शून्य बनाते हुए अंतरण को वैध माना गया। अर्थात ऐसी शर्तें जो अंतरण को रोकती हो शून्य समझी जाएंगी। रघुनाथ बाली वर्सेस P श्रीनिवास AIR 2012 उत्तराखंड 101। इस वाद में भी अंतरणकर्ता ने संपत्ति इस शर्त के साथ अंतरण की कि अंतरणकर्ता 10 साल के अंदर संपत्ति को पुनः खरीद सकता है। ट्रांसफरर ने इस वाद में अपने अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर दिया।
न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि पश्चातवर्ती अंतरिम इस संपत्ति का क्रय कर सकता है। अर्थात धारा 10 के लिए संपत्ति का अंतरण तथा अंतरण पर कोई शर्त जो अंतरण को पूर्ण रूप से रोकती हो आवश्यक है। एक्सेप्शंस, अपवाद। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 में अंतरण के अधिकार पर अब्सोल्यूट अवरोध नहीं लगाया जा सकता कि कुछ अपवाद हैं, जैसे लीज। A lease is an exception to the rule in this section. This clause is applicable to the permanent lease. In a permanent lease, if the condition has been imposed that in the event of an alienation by the lessor, the lessee shall surrender the land to the lessor, then such a condition is valid. यदि कोई संव्यवहार पट्टे के रूप में किया जाता है तो पट्टाकर्ता लेसर के फायदे के लिए भविष्य में अंतरण के लिए अवरोध मान्य है। यदि कोई एक व्यक्ति अपनी भूमि का पट्टा किसी दूसरे व्यक्ति बी को इस शर्त पर करता है कि वह इस अवधि के दौरान इस भूमि को सबलीज या दोबारा पट्टे पर नहीं करेगा, और यदि करेगा तो पट्टाकर्ता का पुनः प्रवेश का अधिकार होगा, तो यह शर्त मान्य है। यह नियम परमानेंट लीज शाश्वत पट्टों पर भी लागू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पट्टों के मामलों में पट्टाकर्ता अपने पास निहित हित रखता है। केवल और केवल ऐसे मामलों में पट्टे के साथ ऐसी शर्त आवश्यक है जो कि पट्टाकर्ता या उसके सक्सेसर के फायदे को कम न करती। अर्थात अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त का यह एक अपवाद है। इसी तरह विवाहित स्त्रियों की दशा में कंडीशन ऑफ मैरिडहुड, condition restraining alienation may be imposed when the property is transferred to a married woman who is not a Hindu, Mohammedan or Buddhist. संपत्ति के अंतरण की पूर्ण अवरोध करने की शर्त लगाते हुए एक विवाहित स्त्री को वैध अंतरण किया जा सकता है यदि ऐसी स्त्री हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम नहीं है। विरोधाभास ना हो किसी स्थिति में इसके लिए
यह अपवाद यहाँ सम्मिलित किए गए। ई लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर एंड सेक्शन 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त के बारे में जाना। अगली कड़ी में हम लोग सेक्शन 30 ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन अजात व्यक्ति को अंतरण धारा 13 पढ़ेंगे।